हेलो दोस्तों, नमस्कार। उड़ान मास्टर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षित अवस्थी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें हम चर्चा करेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। साथ ही में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और साथ में एक चीज़ और है कि जितनी मैं व्याख्या में बोलूँ उसको भी ज़रा नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। और ये क्वेश्चन पिछली बार के पेट में भी पूछा गया था, अभी मैं बताऊंगा कौन सा पूछा गया था। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और ये जो है मक्का जो है वो सऊदी अरब में स्थित है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और मोहम्मद साहब मक्का से मदीना, ठीक है, 622 ईस्वी में इन्होंने प्रस्थान किया था मक्का से मदीना में। ठीक है। और जिस सन में इन्होंने मक्का से मदीना को प्रस्थान किया था उसी सन से हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। यानी कि क्वेश्चन यही पूछा गया था कि हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना प्रस्थान किया था। ठीक है। हालांकि इसके 10 वर्ष बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंह विजय की जानकारी मिलती है। या तो आपको सिंह मिल सकता है या तो आपको सिंध मिल सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, या तो आपको सिंध ही होगा। ठीक है। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है। अगला है 999 से 1027 ईस्वी के बीच में महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। अब कितने से कितने सन के बीच में? 999 से 1027 ईस्वी के बीच में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन सा था? उतबी था। ठीक है। इसने रचना की थी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी किताब का नाम था उल यामनी। ठीक है। इसकी किताब का नाम था किताब उल यामनी। ठीक है। और इसका एक तो दूसरा नाम भी है तारीख है यामनी। या तो आपको किताब उल यामनी लिखा मिल सकता है या तो तारीख है यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। इसके अलावा एक और लेखक था शाहनामा। ठीक है। शाहनामा का लेखक जो था फिरदौसी था। ठीक है। शाहनामा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी था। और ये महमूद गजनवी के दरबार का ही प्रसिद्ध विद्वान कवि था। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो था आपका अलबरूनी। ठीक है। अलबरूनी जो था वो कौन था? वो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। ठीक है। इसने क्या था, इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। पुस्तक का नाम था तहकीक ए हिंद। ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम था तहकीक ए हिंद। ठीक है। किसकी पुस्तक थी? अलवर्नी की पुस्तक का नाम था तहकीक ए हिंद। अरबी भाषा में इसकी रचना की थी। ठीक है। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। पूछ सकता है पेपर में कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध इसी के ठीक एक वर्ष बाद यानी कि 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और इसी के साथ में भारत में मुस्लिम शक्ति की भी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके ठीक 2 वर्षों बाद में ही 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। ये कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार। राजा जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को भी पराजित कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला एक फैक्ट है आपका कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस मुगल, या पूछ सकता है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी। इसमें क्या होता था, एक तरफ तो देवी लक्ष्मी की आकृति होती थी, दूसरी तरफ कलमा लिखा होता था जो कि अरबी भाषा में लिखा होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा कि मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर कलमा किस भाषा में खुदा हुआ था? तो वो अरबी भाषा में खुदा हुआ था। ठीक है। अगला फैक्ट है कि 1206 से
1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी जब चला गया था, ठीक है, तो इसको क्या था कि इसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको क्या था, इसने अपना क्या है जो सत्ता जो थी, जिसने जितने क्षेत्रों पर इसने अधिकार किया था, उसकी जो शासन सत्ता थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में दे दी थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से माना जाता है और ये कंफर्म भी है कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इसने कब से कब तक शासन किया था, 1206 से 1210 ईस्वी तक। ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐबक की राजधानी कौन सी थी, वो लाहौर थी। ठीक है, इसके अलावा इसकी इसने जो था ये दो उपाधि इसने धारण की थी। क्या थी, मलिक और सिपाह सालार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐबक की दो प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी, या पदवी आप बोल सकते हैं। तो इसने क्या था, ये अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था। इसने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं कहकर बोला। ये क्या कहता था कि ये मलिक और सिपाह सालार नामक की पदवियों से अपने आप को संतुष्ट रखता था। ठीक है, अपनी उदारता के कारण ये बहुत ही उदार किस्म का इंसान था या शासक था जो कुतुबुद्दीन था। और ये इतना अधिक दान करता था कि इसे लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान देने वाला। ठीक है, पेपर में ही आता है कि दिल्ली सल्तनत में किस शासक को या किस सुल्तान को या किस शासक को या किस वंश के या किस गुलाम को लाख बख्श कहा जाता है। तो आप बोल सकते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ठीक है, लाख बख्श की उपाधि देने के साथ ही इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसकी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, यानी कि जो आधुनिक पोलो की भांति का प्रकार का खेल था, ठीक है, उसे से खेल खेल रहा था और घोड़े से गिरने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में, और इसे लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, अगला फैक्ट है कि दिल्ली का पहला सुल्तान, यही चीज है ना कि देखिए गुलाम वंश का पहला शासक बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर पेपर में आता है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था, क्योंकि ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। और जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो इसने जो राजधानी स्थानांतरित की वो दिल्ली कर ली। ठीक है, इसीलिए दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको में जरा भी आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और एक और चीज थी कि इल्तुतमिश को एक उपाधि प्रदान की गई थी, सुल्तान ए आजम। ठीक है, सुल्तान ए आजम उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के थे। कौन से थे, एक चांदी का टंका था और तांबे का जीतल। ठीक है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। और इसी के साथ में सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी इसी ने शुरू की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ही पूछा जाएगा कि किस सुल्तान ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की, तो वो कौन था, इल्तुतमिश था। जब हम आपको एमसीक्यू कराएंगे तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पुटअप करेंगे, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन मैं जरूर आपको दिल्ली सल्तनत के करवाऊंगा, उससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला फैक्ट है कि मंगोल नेता चंगेज खान का आक्रमण भी भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। या ऐसे आप पूछ सकते हैं, ऐसे पेपर में आएगा कि चंगेज खान का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में इसने भारत पर आक्रमण किया था, ये भारत आया था। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ था कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। इन्होंने शासन किया था 1236 से 1240 ईस्वी तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अधिकतर पेपर में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ था कि सुल्तान बलबन था। ठीक है, इस बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उलुग खां के नाम से भी इसे जाना जाता था। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है कि रक्त और लौह की नीति किसने प्रारंभ की। ठीक है, तो ये बलबन ने प्रारंभ की थी। ठीक है, कि बलबन के विषय में कहा गया है कि इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसके अलावा इसने दो प्रथाएं आरंभ की थी, एक थी आपकी सिजदा और दूसरी थी पाबोस। सिजदा ये था कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पाबोस ये था कि सुल्तान के चरणों को चूमना। ये दो नीतियां इसने प्रारंभ की थी, किसने, बलबन ने। पेपर में अगर पूछ ले आपसे कि सिजदा और पाबोस ये दो रीतियां किसने प्रारंभ की थी, तो ये प्रारंभ की थी किसने, बलबन ने। ठीक है, इसने ये क्या कहता था, ये अपने आप को जिल्लेलाही बोलता था। ठीक है, यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब अपने आप को माना था। ठीक है, और बलबन जो था ये ऐसा शासक था जो ईरानी बादशाहों से बहुत ही प्रेरित रहता था। तो उनकी कई परंपराएं ये अपने दरबार में प्रारंभ किया था, जिसमें से सिजदा और पाबोस प्रमुख थे। ठीक है, इसके अलावा बलबन ने क्या था
कि अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नवरोज बोलते हैं, जिसे बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी। यानी कि अगर ये पूछा जाता है पेपर में कि नवरोज का त्योहार किसने प्रारंभ किया था, तो वो कौन सा था? बलबन था। ठीक है। इसके अलावा बाद में खिलजी वंश का शासन आता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये दिल्ली का, इसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम आपको बता रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में ऐसे यूनिक पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया? वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि अक्सर आपके परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की जो उपाधि थी इसने धारण की थी सिकंदर द्वितीय सानी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी, क्योंकि ये सिकंदर के समान ही विश्व को विजय करना चाहता था। ठीक है। और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया, यानी कि जो इसकी उपाधि थी इसने अपने सिक्कों पर उसको अंकित करवाया। ठीक है। मलिक काफूर को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मलिक काफूर को किस विजय के दौरान अलाउद्दीन ने प्राप्त किया था? और यही पूछा जाता है कि तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था और इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है। इसे 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान को वसूल करना प्रारंभ किया था। ठीक है। अगला है सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, हालांकि जो वर्तमान में आप देखते हैं ना कि जो महीने हर महीने गल्ला आपको मिलता है, राशन मिलता है। ठीक है, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, इसी के भांति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। और इसने एक विभाग, एक इसका विभाग था। ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज, उसकी भी स्थापना की थी। ठीक है। हालांकि इससे पहले जो लगान जो वसूल करने का अधिकार था वो खुद होते थे, मुकद्दम होते थे, चौधरी लोग होते थे, उनसे इसने छीन लिया था। उसके बाद में क्या किया था? लगान वसूल करना प्रारंभ किया था। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि इसने 2 नए कर लगाए थे अपनी जनता पर। वो 2 नए कर कौन-कौन से थे? एक था आपका घरी कर। ठीक है, दूसरा था चराई कर। घरी कर ऐसा था जो कि घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था। ठीक है, चराई कर ऐसा था जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि घरी कर और चराई कर का संबंध किससे है? तो अलाउद्दीन खिलजी से है। घरी कर मतलब कि घरों और झोपड़ियों पर कर लगाया जाता था। चराई कर ऐसा था जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक है। इसके बाद में क्या होता था कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, या उसे आप गाजी मलिक भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये बाद में वंश आता है तुगलक वंश, उसका प्रथम शासक था। या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। ये कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास आप देखेंगे, उसके सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। ठीक है, सबसे सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। इसका शासनकाल रहा था 1325 से 1351 ईस्वी तक। ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नत के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। ठीक है। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यानी कि 1333 से 1347 तक ये भारत में रहा था। ये मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। रहला इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? वो थी रहला। ठीक है। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? ये रहला थी। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल यानी कि 1325 से 1351 के बीच में भारत आया था। ठीक है। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये बहुत ही शिक्षित और सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था, लेकिन फिर भी इसके निधन पर बदायूं ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि ये जितनी भी योजनाएं लागू करता था वो सारी की सारी फेल हो जाया करती थी। हालांकि ये बहुत ही बताया ना कि सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान तो था, इसीलिए कहते हैं ना कि इसके निधन पर बदायूनी ने लिखा था। ये पूछा भी जाता था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ये कथन मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर किसने लिखा था? तो ये लिखा था बदायूनी ने। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने
लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। आधुनिक जो आप पढ़ते हैं ना पीडब्ल्यूडी, ठीक है, इसी प्रकार का एक विभाग था, उसकी स्थापना लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसने क्या किया था, सिंचाई कर लगाना स्टार्ट किया था। पूछ लिया जाए कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा था जिसने सिंचाई कर लगाया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। हालांकि इसने क्या किया था कि सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये था ना कि ये जो खलीफाओं के आधार पर बड़ा काम करता था, उनसे हर सलाह लिया करता था, ठीक है। और उसे बोलते हैं उलेमा, ठीक है। उलेमा वर्ग के आधार पर ये उनसे सलाह लिया करता था, उन्हीं के आधार पर सारी योजनाएं लागू करता था, ठीक है। इसके अलावा राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक ही था, ठीक है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया था, एक दारुल सफा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दारुल सफ़ा, दारुल सफ़ा, दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी। यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति हो वो अपना इलाज करवा सकता था मुफ्त में, ठीक है। उसमें इसने बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे डॉक्टर रखे थे, ठीक है, हकीम बोलते हैं, वहाँ पे रखे थे, ठीक है। खिलजी वंश का जो संस्थापक था, पेपर में पूछ लिया जाता है, तो कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, जबकि लोदी वंश का संस्थापक जो था वो था बहलोल लोदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो अधिकतर आपका परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, कि नाप का एक पैमाना था, वो था गज ए सिकंदरी। ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। नाप का पैमाना एक गज ए सिकंदरी था, ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। सिकंदर लोदी जो था ये गुल रुखी नामक उपनाम से कविताएं लिखता था। पेपर में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुल रुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था, तो वो था आपका सिकंदर लोदी, ठीक है। इसके अलावा एक और था, उस समय जौनपुर राज्य की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। जौनपुर इस समय ऐसा जो था राज्य था, ठीक है, उसे क्या बोलते थे, उस समय भारत का सिराज बोलते थे, ठीक है, क्योंकि इसकी सांस्कृतिक ख्याति जो थी वो बहुत फेमस हुई थी, ठीक है। सिराज ए हिंद यानी कि क्या बोलते हैं, सिराज ए हिंद यानी कि भारत के सिराज भी से बोला करते थे, ठीक है। और जौनपुर का संस्थापक कौन था, वो था मलिक सरवर, ठीक है। जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र राज्य सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी राज्य इसको बोला करते थे, ठीक है। इसके अलावा उसी समय में एक और राज्य की स्थापना हुई थी, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। इसकी स्थापना की थी हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने क्या की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जौनपुर का एक सरकी वंश का एक बहुत ही महान शासक था, वो था इब्राहिम शाह सरकी। उसी के समय में जो था, इसकी जो सांस्कृतिक ख्यात थी वो संपूर्ण भारत में फैली हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा इसीलिए इसे भारत का सिराज भी बोला करते थे, ठीक है। चलिए, इसी का एक इसी के एक समकालीन एक शासक था, उसे बोलते हैं जैनुलाब्दीन, ठीक है। वो भी बड़ा उदार था, ठीक है। इतिहासकार उसे बोलते हैं कि कश्मीर का अकबर भी बोला करते हैं, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखना कि जैनुलाब्दीन एक शासक था, ठीक है। वो कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। इसकी धार्मिक उदारता के कारण इसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती थी, ठीक है। कश्मीर का अकबर किसे कहते थे, जैनुलाब्दीन को कहते थे, ठीक है। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक था, जो कि विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता था। अभी अपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा, इसकी स्थापना तो 1336 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कृष्णदेव राय का शासनकाल है, जो कि रहा था 1509 से 1529 ईस्वी तक, ठीक है। ये विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता था, ठीक है। और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए पेपर में कि कृष्णदेव मतलब कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहते हैं। कृष्णदेव राय के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है क्या है कि इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। वो कौन कौन सी इनकी रचना थी, एक थी अमुक्त माल्याद, ठीक है। अमुक्त माल्याद जो थी एक तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि इनकी प्रमुख रचना थी अमुक्त माल्याद, जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक थी, ठीक है। अगला फैक्ट अभी आप पढ़ते हैं,
ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। वो कब लिखी थी, है ना, आप सभी जानते हैं, जब दिल्ली सल्तनत में ये लोदी को जो था, इब्राहिम लोदी को पराजित करके जब भारत में दिल्ली सल्तनत पर जो बाबर साम्राज्य ने स्थापना की थी, ठीक है, मुगल वंश की, ठीक है, तो उसने बाबर ने ही स्थापना की थी। तो बाबर ने अपनी एक रचना लिखी थी तुर्की भाषा में, जिसका नाम था बाबरनामा। उसमें क्या किया था, इसने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था, ठीक है। भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को बताया था किसने, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि विट्ठल मंदिर है जो कि हम्पी में पड़ता है, ठीक है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने, है ना, करवाया था, ठीक है। इनका शासनकाल अभी आपने पढ़ा ना, 1509 से 1529 ईस्वी में। तो पूछ लिया जाए विट्ठल मंदिर जो हम्पी में पड़ता है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था, राजा कृष्णदेव राय ने कराया था, ठीक है। इसके अलावा जो एक और चीज़ें पूछी जाती है, अलाई दरवाजा, ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवा दिया था, ठीक है। कुतुब मीनार के निकट करवाया था अलाउद्दीन दरवाजा का निर्माण, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज पूछी जाती है पेपर में, है आपके मालवा विजय, ठीक है। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया है, और कहा जाता है कि कीर्ति स्तंभ पर अभी भी लोहे का बना था, लेकिन फिर भी इस पर जंग नहीं लगी है, ठीक है। इसीलिए पेपर में पूछने की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ था वो मालवा विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था, मेवाड़ के राणा कुंभा के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के ही समय में अमीर खुसरो का ही जन्म हुआ था, ठीक है। अमीर खुसरो, ठीक है, चलिए इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म जो था इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। कब हुआ था, 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। अमीर खुसरो जो था एक पहला सुल्तान था, ठीक है, पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। यही पूछा जाता है पेपर में कि कौन सा पहला मुसलमान था जिसने सर्वप्रथम भारतीय होने का दावा किया था, वो कौन से थे, अमीर खुसरो थे, ठीक है। संगीत यंत्रों जो कि थे तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था, ठीक है। अमीर यानी कि अगर पूछा जाता है कि तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था, तो वो किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। अगला फैक्ट है, अच्छा एक और चीज़ है कि हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता भी अमीर खुसरो ही को ही कहा जाता है, या पूछ लिया जाता है खड़ी बोली का, ठीक है, प्रचलन किसने किया था, तो किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। एक और चीज़ है कि किस, है ना, कि सूफी संत ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्यकाल देखा था, वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का, कहते हैं ना, कि राज्यकाल देखा था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं, ठीक है। पेपर में पूछ लिया जाए कि खानकाह किसे कहते हैं, तो सूफी संत जो है रहते थे ना, उनके निवास स्थान को क्या कहते थे, वो कहते थे खानकाह, ठीक है। एक और चीज़ है पूछी जाती है पेपर में, है कि 12 मासा, ठीक है, 12 मासा जो अभी भी काफ़ी, है ना, ग्रामीण अंचल में बहुत लोकप्रिय है। 12 मासा की रचना किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इसके अलावा इनकी एक प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी थी, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो जो थी मलिक मोहम्मद जैसी की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, पद्मावत, ठीक है, पद्मावत, और इसके अलावा अखरावट, ठीक है, अखरावट, ठीक है। इसके अलावा आखिरी कलाम, ठीक है। पेपर में पूछा जा सकती हैं रचनाएं कि आखिरी कलाम के रचनाकार कौन से थे, तो आप बता सकते हैं कि इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये वीडियो हम समाप्त करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा बड़ा वीडियो हो रहा है, और इसके अलावा जो हम इसके एमसीक्यू होंगे वो हम आपको करवा देंगे। इसके बाद में हम आपको मुगल शासकों के बारे में भी चर्चा कराएंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बारे में हर टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ आपका शुरू करेंगे, ठीक है। भूगोल वगैरह, संविधान वगैरह सब कुछ शुरू करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। चैनल पर जुड़े रहिएगा, अपने सभी साथियों को जोड़िएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा बिना कुछ कॉस्ट के, ठीक है। बाकी अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर करिएगा, और वीडियो में कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।